बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स 1 का कोर्स है इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन जो इसका फर्स्ट चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक से बारे में कुछ हम जो है वो स्टडी करेंगे। जस्ट जी सबसे पहले हमारा जो कोर्स कोड है बेटे वो है इस फर्स्ट सेमेस्टर में 321 मैथमेटिक्स 1 अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये कोर्स हम इस फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन जो है बेटे उनको हम डिस्कस करते हैं। जी, ये बेटे आपकी कोर्स आउटलाइन है इस सेमेस्टर की, जो हमने इस कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो स्टडी करनी है। उसमें सबसे पहले बेटे प्रिलिमिनरीज है, बेसिक डेफिनेशंस, जो बेसिक आप समझ लें किसी भी काम के लिए उसकी बुनियादी एलिमेंट जो होते हैं ये उसमें हम प्रिलिमिनरीज में डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन रियल नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। रियल नंबर सिस्टम के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, फिर सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, देन फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, मैट्रिसेस क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, फिर इनकी टाइप्स, आफ्टर देन मैट्रिसेस का इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्रैमर्स रूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solution of quadratic equation, qualitative analysis of roots of quadratic equation, यानी जिसमें आपको याद पड़ता होगा हम डिस्कस किया करते थे कि कौन से रूट्स रियल हैं, रिपीटेड हैं, अनरिपीटेड हैं। देन ऐसी इक्वेशंस जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, यानी डायरेक्टली अगर आप उनको देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो लेकिन उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। Cube roots of unity, a relation between roots and coefficient of quadratic equation, sequence and series, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इंडक्शन है, बाइनोमियल थ्योरम विद रैशनल एंड इररेशनल इंडिसेस, ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। मेन अगर आप टॉपिक्स की बेटे बात करें इसमें जो आपने इसमें स्टडी करने हैं, उसमें एक तो रियल नंबर सिस्टम है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, आफ्टर देन मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे, मैट्रिसेस के बाद फिर डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करना है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है, फिर उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करना है, देन सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर आएगा, उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सीरीज होंगी, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, फिर बाइनोमियल थ्योरम है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये 10 टॉपिक बनते हैं जो मेन 10 चैप्टर्स आप समझ सकते हैं, बल्कि चैप्टर से सर भी ज़्यादा रोल काम नंबर है। 623 नहीं ज्वाइन हो रहा, वो मैसेज कर रहा है। रोल नंबर 623 3 यहाँ पे तो बेटे उसका मुझे कोई लिंक शो नहीं हो रहा। उसे कहें तो इंटरनेट अपना देखें, नेट का अगर मतलब कोई स्पीड का इशू ना हो तो देन तो फिर उसको होना चाहिए बेटे।
जी मैं कह देता उसे करें, नेट ऑफ करके दोबारा से ऑन करें और जी आ गया है, उसका नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है इस सेमेस्टर में। इनमें से कुछ चीज़ें हम मिड से पहले और फिर कुछ रिमेनिंग जो है वो मिड के बाद, अगर मिड हुआ तो, अगर ना हुआ जिस तरह प्रीवियस सेमेस्टर में हुआ है तो देन फिर सारा कोर्स जो है वो फाइनल के लिए हम स्टडी करेंगे। एक्सपेक्टेड तो है कि इस दफ़ा मिड सेपरेट और फाइनल सेपरेट होगा इंशाल्लाह। ओके जी, अब हम इसकी कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसमें जो है वो डोलिसानी एमपी की है, वोटन की है, फिर उसके बाद ये बैंक बैक है, ये 3 से 4 लोग हैं जिनका जो बुक टाइटल है वो है अलजबरा टू एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये डोरिसानी वोटन वगैरह जो है इन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है। तो फर्स्ट बुक आपकी जो है वो अलजबरा टू एंड ट्रिग्नोमेट्री जो है, आप डोरिसानी एमपी का नाम लेके जो है वो सर्च कर सकते हैं, नेट से भी सर्च कर सकते हैं, या परचेज करने की भी कोशिश करनी है तो आपकी अपनी मर्जी है। आफ्टर देन जो सेकंड बुक हमारे पास है वो है कॉलेज अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। कॉलेज अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री 1987 में ये पब्लिश हुई थी, बोस्टन की बुक है ये। और स्वास्की की बुक है तीसरी जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 जो है ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनमें से जो आपके कोर्स आउटलाइन है उनके मुताबिक टॉपिक्स को स्टडी किया जा सकता है। इसके अलावा जिस बुक को हम फॉलो करेंगे वो स्वास्की की बुक होगी, कुछ चीज़ें उसमें से हम लेंगे, और कुछ एक लोकल ऑथर है हमारा फैसलाबाद के ही है, जो रिसेंट प्रीवियस कोई 2 साल से उनकी बुक चल रही है यूनिवर्सिटी में, तो हम मोस्टली जो है उस बुक को फॉलो करेंगे और साथ साथ ये बूस्टन और स्वास्की की बुक को भी हम लेके चलेंगे। जी, जो बुक मैं आपको कह रहा था वो है मैथमेटिक्स 1, ये बुक का टाइटल है, और ये नुमान खालिद साहब की है। ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है। तो प्रॉपरली हम इस बुक को जो है वो फॉलो करेंगे और साथ जो स्वोस्की और बोस्टन है उनकी बुक्स के भी हेल्प लेंगे। इसके कंटेंट्स में सर जी बेटे, हम कौन सी बुक परचेज करें, ये नुमान खालिद साहब वाली? ये नुमान खालिद साहब वाली बेटे, इसी से सारा हमने पढ़ना है? ज़्यादातर इसी से पढ़ना है हमने बेटे। चलें ठीक है, हाँ, थैंक यू। यही आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने किसी ने परचेज़ करनी है तो फिर यही बुक करेंगे। इसमें जैसे हमारे कोर्स के मुताबिक फर्स्ट चैप्टर इसमें रियल नंबर सिस्टम का है, सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, थर्ड चैप्टर उसी तरह इंट्रोडक्शन टू सेट्स, फिर फंक्शन, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड सो ऑन, इसी तरह आगे चलता जाएगा। आज हम रियल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमें ये सिस्टम जो था वो डेवलप करना पड़ा, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब तक कोई चीज़ उसकी मजबूरी नहीं बन जाती तब तक वो उस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, फोकस नहीं करता। और जब कोई चीज़ उसकी ज़रूरत बन जाती है तो देन फिर वो दिन रात उसके लिए भागता है, काम भी करता है, कोशिश करता है। तो बिहाइंड द सीन रियल नंबर सिस्टम में क्या ऐसी मजबूरियां थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इंसान को मजबूर किया ताकि सिस्टम को डेवलप किया जाए। सबसे पहले कहते हैं कि स्टार्ट पे जब ज़िंदगी चली इस कायनात की तो कोई सर
जी बेटे, अमीन बेटे। अगर हाँ कोई लिखने वाली बात हुई तो आप काइंडली प्लीज बता दीजिएगा कि। जी बेटे, जो अगर कोई लिखने वाली बात हुई तो लिख के बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना। जी ठीक। अगर हमने हमने जो लिखनी हुई। आपने मेरी बातें सुननी है गौर से। जी ठीक, मेहरबानी। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखने वाली होंगी वो ऑलरेडी लिखी होंगी बेटे, और जो एक्सक्यूज मी थोड़ी सर। बहुत। जी खतीजा बेटे बोले। सर अगर क्वेश्चनिंग करनी हुई तो वो साथ साथ करें कि लास्ट पे आप बेटे कहेंगे आप तब करें? क्वेश्चनिंग को नोट करते जाएं, पेज अपने पास रखें, और लास्ट पे जो हमारे पास 5 मिनट होंगे उसमें हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरी ओके, उम्मीद थैंक यू है, सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको हम लास्ट पे डिस्कस करना पड़े, इंशाल्लाह। थैंक इंशाल्लाह। यू सर। देखिए, कहते हैं कि इस कायनात में जब शुरू में ज़िंदगी चली तो कोई लेन देन का हिसाब किताब नहीं था, कोई ऐसी कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं था, ना किसी के दिल में लालच थी, ना कुछ इस तरह का था कि सारा कुछ मेरे हिस्से में आ जाए। तो जब लालच नहीं थी किसी के दिल में, तो फिर ज़रूरियात ऐसे ही पूरी होती थी कि अगर मेरे पास चावल है, किसी दूसरे बंदे के पास गंदम है, मुझे गंदम की ज़रूरत है तो मैंने जाना है, जितनी मुझे ज़रूरत होनी है मैंने उतनी गंदम उससे उठा लेनी है, और उसे कहना है कि आपके जितने दिल करते हैं चावल ले जाओ। और वो बंदा भी इतना ईमानदार होता था कि उतने ही चावल उठाता था जितनी आपने गंदम उठाई होती थी, और जितना यूँ समझ लें कि उसको ज़रूरत होती थी। ये आज का दौर है कि जब इंसान की लालच इस हद तक बढ़ गई है कि अगर कोई कह भी दे ना कि चले ये यार मेरे पास चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ले जाना, ज़रूरत ना भी पड़े तो हम ले जाते हैं। अल्लाह का फजल इतना हम पे है। तो तब उस वक्त किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब लाइफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, कारोबार चलने लगे, तो कहते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले एक जंगल में बकरियां चरवाने वाला था। उसका ज़िंदगी का दारोमदार अपनी बकरियों पे था। कारोबार उसका यही था कि वो सुबह बकरियों को ले जाता जंगल में, और शाम को चरवाने के बाद वापस घर ले आता। उसको कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि मेरे पास बकरियां हैं कितनी। कहते हैं सोचते सोचते ना उसको फील होने लगा कि यार मुझे लग रहा है कि जो मैं रेवड़ लेके जा रहा हूँ ना सुबह, वापसी पे उतना रेवड़ लेके नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम है बिहाइंड द सीन जो मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत परेशान हुआ, बहुत सोचा इसके बारे में कि कोई ऐसी टेक्निक मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं अपनी इन जानवरों को काउंट कर सकूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जितने जानवर सुबह लेके गया हूँ उतने लेके आया हूँ कि नहीं आया। तो कहते सोचते सोचते एट द एंड उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने अपने घर के इर्द गिर्द से पत्थर इकट्ठे किए, दरवाजे पे रख दिए। सुबह के टाइम जब जानवर बाहर निकाले तो एक जानवर बाहर निकालता था और एक पत्थर लेफ्ट से उठा के राइट पे रख देता था। फिर इसी तरह दूसरा जानवर बाहर निकाला, दूसरा पत्थर दूसरी साइड पे रख दिए, और ये प्रोसेस उसने जितने उसके पास जानवर थे सबके साथ रिपीट किया। शाम को जब आया है ना, सेम प्रोसेस वो रिपीट करता है। राइट साइड से एक पत्थर उठाता है, लेफ्ट पे रख देता है, और एक जानवर को घर के अंदर चारदीवारी के अंदर दाखिल करता है। सेम इसी तरह दूसरा तीसरा, एट द एंड क्या देखता है कि 3 से 4 पत्थर जो है वो रह जाते हैं, जानवर ख़त्म हो जाते हैं। और फर्स्ट टाइम इस कंपैरिजन से, इस वन वन कॉरस्पॉन्डेंस से उसको अंदाज़ा हुआ कि जितने जानवर मैं सुबह लेके गया था आज उतने वापस नहीं लेके आया। तो देन उसने अपने प्रिकॉशंस मुहैया की होंगी, उसके बारे में कोई एहतियाती तदाबीर सोची होंगी। ये सारा सीन, सारा सिनेरियो बाद का है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उसको ये आइडिया हुआ कि ये जितनी मेरे पास चीज़ें थीं जो सुबह के टाइम थी, अब शाम के वक्त उतनी चीज़ें नहीं। इसी तरह ज़िंदगी मज़ीद आगे बढ़ी, लोगों ने चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया। तो जब काउंटिंग का हिसाब किताब का दौर शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी मर्ज़ी के सिंबल्स बना ली। किसी ने दरख्तों के पत्तों से गिनना शुरू कर दिया, किसी ने पत्थरों से गिनना शुरू कर दिया, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। हर बंदे का अपना एक मेथड था, हर बंदे का अपना एक सिनेरियो था। करते करते जो स्टार्ट पे जो सिंबल्स डिज़ाइन हुई कैलकुलेशंस के लिए, वो वर्टिकल बार्स थी। वर्टिकल बार्स मतलब 1 रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल 1 बार लगा दे, 2 रिप्रेजेंट करना है तो 2 बार, 3 करना है तो 3 बार, 4 करना है तो 4 बार, 5 करना होगा तो 5 बार, एंड सो ऑन।
अब ये चीज़ें अगर 10, 20, 50, 100 तक करना हो काम तो ठीक है, लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाला दौर ऐसा आना है जहाँ पे हज़ारों लाखों की बातें होनी है। तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम तो साथ नहीं दे सकता। अब अगर किसी ने 1000 लिखने हैं तो वो तो फिर सारा दिन 1000 लाइन लगाते लगाते उसका तो दिन गुजर जाएगा। अब वो 1000 लाइन अगर एक कम होगी, 999 उसने लाइंस लगा ली, उसने अगर काउंट करनी को 3 दफ़ा करनी पड़ेगी तो 2 दिन तो लग जाएंगे उसको उसी काम में। उन्होंने कहा नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, गुजारे लायक ज़रूर है लेकिन इसमें कोई प्योरीफिकेशन आनी चाहिए। सोचा, बेहतर किया, बेहतर करते करते इस पॉइंट पे पहुँचे कि हम ऐसा करते हैं, आज के बाद हम जहाँ पे 5 लिखना होगा 5 लाइंस नहीं लगाएंगे, हम जो वी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो यूज़ कर लेंगे। इसी तरह 10 लिखना होगा हम एक्स लिख देंगे। तो जब 10 लाइंस की जगह पे एक वर्ड आप लिख देंगे तो आपका सिस्टम पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और जो है वो रीज़नेबल बन गया था। लोगों ने फिर काम करना शुरू कर दिया। करते करते सिस्टम चलता गया, कारोबार चलना शुरू हो गए, लेन देन हिसाब किताब का सिस्टम शुरू हो गया। लेकिन ये सिस्टम भी आखिर कहाँ तक काम करता, ये सिस्टम भी आखिर साथ कहाँ तक देता, क्योंकि उनको क्या पता था कि यहाँ पे जनाब डॉलर्स की बात होनी है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की बात होनी है, तो ये सिस्टम तो साथ नहीं दे सकता। फिर उन्होंने दोबारा से सोचा इसके बारे में कि कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम हो जो पूरी दुनिया में जिसका एक ही मतलब हो, जो हर मुल्क, हर कंट्री, हर सूबे, हर ज़िले में जिसका मकसद मतलब एक ही हो। तो सोचते सोचते इंसान के माइंड में जो सबसे पहला सिस्टम डेवलप हुआ उसको हमने नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। नेचुरल यानी कुदरती तौर पे, और ये इंसान के माइंड में ये सिंबल्स कहते हैं स्टार्ट पे डेवलप ही जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत से हुई है। तो इसीलिए हमने इसको नेचुरल नंबर का नाम दिया। तो नेचुरल नंबर क्या है? द नंबर्स 1, 2, 3 आर यूज्ड टू काउंट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स called natural numbers. The set of natural number is denoted by capital N and it is represented by 1, 2, 3 and so on. और so on के लिए बेटे 3 ही डॉट लगाने, ना 3 से कम और ना 3 से ज़्यादा। ज़िंदगी उसी तरह आगे बढ़ी, कारोबार उसी तरह आगे चलने लगा। लोग क्या करते थे, अपने जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आज भी हम इसको पढ़ते हैं बार बार कि जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं इनको मैथमेटिकल सिस्टम में पहले चेंज किया जाता है। चेंज करने के बाद इनकी कैलकुलेशन की जाती है एंड आफ्टर देन कैलकुलेशन हम बताते हैं कि अगर आप इस कारोबार में इतनी इन्वेस्ट करोगे, इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उसको आपको इतना प्रॉफिट होगा या आपको इतने परसेंट लॉस हो सकता है। जैसे जो सिविल इंजीनियर है, आपको अगर किसी का एक्सपीरियंस गुजरा हो तो आपको याद होगा कि अगर आप किसी सिविल इंजीनियर को बुलाएं और कहें कि हमने 10 मंजिला बिल्डिंग जो है वो बनानी है और हमारे पास जो रकबा है वो इतना है, बताएं हमें इसके ऊपर कितना मटेरियल लगेगा, कितने टाइम में तैयार होगी, आप कितने फ्लोर बनाएंगे, फ्लोर के अंदर कितने रूम बनाएंगे। वो क्या करेगा, पूरी बिल्डिंग पहले बनाएगा, वो सारे मकान उसमें बनाएगा, तमीर करेगा, फिर उनको एक एक करके गिनेगा, फिर आपको बताएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो इमेजिनरी एक उसका स्केच डिज़ाइन करेगा, वो स्केच डिज़ाइन करके फिर उसके ऊपर वो सारी कैलकुलेशन करेगा, बगैर बिल्डिंग को तमीर किए बनाए वो आपको बैठे बिठाए हिसाब लगा के ये बता देगा कि इस बिल्डिंग के ऊपर आपके इतने करोड़ रुपया खर्चा आएगा, इतना आपका मटेरियल होगा, इतनी आपकी मजदूरी होगी, इतने इसमें रूम बनेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन बगैर रियल फॉर्म में कुछ किए वो कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही मैथमेटिक्स काम करता है इंसान की ज़िंदगी में। डेली लाइफ की प्रॉब्लम जो है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसको हम इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। उन इक्वेशंस या इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन निकलता है वो सॉल्यूशन आपको बताता है कि आपने क्या करना है और कितना हो सकता है। जैसे आप सिंपल सी एग्जांपल से मैं इसको वजाहत करूँगा इसकी। अगर कोई भी आर्मी जो है वो एक मिसाइल डिज़ाइन करती है और वो मिसाइल जो है उसको फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है चलाया जाता है, आपको क्या लगता है कि चलाने के बाद पता चलता है कि इसकी रेंज कितनी होगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
मिसाइल को फायर करने से पहले उसकी सारी कैलकुलेशन की जाती है, किस एंगल पे छोड़ेंगे, कितना फासला कवर करेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा और किस जगह पे पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करके बताया जाता है कि ये इतने किलोमीटर का फासला तय करेगा और इसको इतना टाइम लगेगा। तो इन सारी बातों से एक चीज़ क्लियर होगी कि कोई भी काम करने से पहले उस डेली लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनका सलूशन निकाल के आप उसके बारे में एक्सपेक्टेशन या कोई भी पेशन गोई जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशंस का दौर शुरू हो गया, लोगों ने अपने कारोबार का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, जैसे सिंपल अगर फ़र्ज़ करो 2x + 3y = 5 लिखा है, तो हो सकता है इसमें x आपका प्रॉफिट हो और y आपका लॉस हो, x आपकी इन्वेस्टमेंट हो, y आपका प्रॉफिट हो। तो ये इनका रिलेशन आपस में है जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इक्वेशन का सिस्टम चला ना बेटे, तो ये सिस्टम चलते चलते एक दिन ऐसे हुआ, एक इक्वेशन सामने आई, वो इक्वेशन सामने आई x - 2 x + 2 = 2। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने गए ना, तो आज तो हमें पता है इसका सलूशन क्या है, x = 2 - 2, हमें पता है इसका आंसर क्या आना है, 0। लेकिन जो उस वक्त सिस्टम डेवलप हुआ था उसमें तो 0 का नामो निशान तक नहीं था। परेशान हो गए कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकाले। फिर सोचना शुरू किया, उस दौर के जो मैथमेटिशियन थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको बुलाया कि हम ये इक्वेशन सॉल्व करने गए थे, हमें इसका सलूशन नहीं मिला, हमारे पास जो सिस्टम था वो तो 1 से शुरू होता है, इस नेचुरल नंबर के सिस्टम में ये सलूशन नहीं है। सोचा, गौर किया, इसके ऊपर फोकस किया, एट द एंड रिजल्ट ये निकाला कि आज के बाद जब भी किसी चीज़ को उसी में से माइनस करें तो आप उसका नाम रखेंगे नथिंग, जिसको आज हम ज़ीरो बोलते हैं, नथिंग। तो देन एक नया नंबर जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। जब पुराने सिस्टम में वो नंबर नहीं था, तो उस सिस्टम में जब ज़ीरो का इजाफा किया गया तो एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, एक नया सेट बना। उन्होंने कहा जी इसका एक नया नाम होना चाहिए। सोचा क्या नाम रखें, उन्होंने कहा जी एक ही प्रॉब्लम सामने आई थी, वो यही थी कि आप 2 - 2 या 3 - 3 या सेम नंबर माइनस सेम करने जाते थे, आंसर नहीं मिलता था। हमें उसका आंसर मिल गया, अब इस सिस्टम में कोई खामी नहीं है, तो ये अब बिल्कुल मुकम्मल है हर लिहाज से। चले इसका नाम रख देते हैं होल नंबर्स। ओके जी। जब उन्होंने सिस्टम का नाम, इस सेट का नाम सेट ऑफ होल नंबर्स रख दिया, तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के भी तमाम एलिमेंट थे और ज़ीरो भी शामिल था। अब ये मुकम्मल है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, द नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। फिर काम उसी तरह शुरू हो गया, फिर उसी तरह ही चीज़ें चलने लगी, इक्वेशन का सलूशन निकलने लग गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सॉल्व करते करते एक और इक्वेशन सामने आई, x + 4 = 2। जब इसको सिंप्लीफाई करने गए, आज हमें पता है कि दिस वन = 2 - 4, यानी इसका आंसर जो है वो आज हमें पता है कि -2 है। लेकिन उस वक्त उनके पास सिस्टम ही ये था, सिर्फ 0 से 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस का तो नंबर ही नहीं था। फिर परेशान हो गए कि हम जिस चीज़ को मुकम्मल करके बैठे हुए थे ये अभी तक मुकम्मल नहीं है, इसमें अभी भी खामियां हैं। चले सोचे दोबारा इसका कैसे सोल्यूशन फाइंड करना है। सोचा, फिर देखते देखते इस नतीजे में पहुंचे कि आज के बाद हम एक रूल डिफाइन कर देते हैं। वो रूल ये है कि जितने हमारे पास नेचुरल नंबर पॉजिटिव के थे, उतने ही नंबर हमारे पास नेगेटिव के हैं। -1 भी है, -2 भी होगा, -3 भी होगा। तो चले इसको पुराने सिस्टम में ऐड करें और उसका नाम रखें सेट ऑफ इंटीजर्स। तो फिर ये नेचुरल नंबर आ गया, ये इसमें जो ज़ीरो था वो शामिल हो गया, जितने नेचुरल थे उतने माइनस के नेचुरल्स इसमें शामिल कर दिए। तो मिला के ये जो टोटल सिस्टम बना, इसका नाम रखा सेट ऑफ इंटीजर। अब जो सेट ऑफ इंटीजर है ना, एक्चुअल में स्टार्ट पे इसका नाम सेट ऑफ इंटीजर नहीं था, इसका नाम था सेट ऑफ ज़ेहलन नंबर। ज़ेहलन नंबर, ज़ेहलन का असल में इंग्लिश में मतलब जो है वो इंटीजर बनता है, तो बाद में फिर इसको चेंज किया गया, क्योंकि ज़ेहलन से ही इसका नाम जो था वो जेड रखा गया था। क्योंकि रूटीन ये चलती आ रही थी, जो नाम का फर्स्ट लेटर होता था वही सेट का नाम रखा जाता था। सेट ऑफ होल नंबर है तो डब्ल्यू से डिनोट किया, तो सेट ऑफ ज़ेहलन नंबर जो था वो जेड से डिनोट किया था। फिर काम चला, फिर उसी तरह कारोबार आगे बढ़ा।
सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया। अभी तक यही सोच बैठे थे कि जितनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी हम उन सबको फेस कर चुके हैं, अब इससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन उनको क्या पता कि ज़िंदगी नाम ही मसाइल का, प्रॉब्लम्स का है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर वो उनके सलूशन के बारे में सोचता है। तो जब सलूशन के बारे में सोचता है तो वहाँ से ही वो सारी अचीवमेंट होती हैं जिनके बाद में उसको फ़ख्र होता है। फिर इक्वेशंस का जो सलूशन था वो चल रहा था, लेकिन करते करते एक दिन ऐसे हुआ कि एक इक्वेशन सामने आई, 2x इज इक्वल टू 3। इससे पहले इक्वेशंस ऐसी थी जैसे 2x इज इक्वल टू 4, उन्होंने डिवाइड किया 2/2, 2 से कैंसिल, 2 2s आर 4, x इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड करने गए तो x इज इक्वल टू 3/2 कर बैठे। अब उनको समझ ना आया कि इसका क्या करें, क्योंकि इसका तो आंसर डेसिमल में आना था। लेकिन उनके पास जो अभी तक सिस्टम था वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो थे इंटीजर की फॉर्म में, डेसिमल का नामो निशान भी नहीं था। फिर सोचने बैठ के कि नहीं, अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी इसमें खामी है। फिर सोचा, डिसाइड किया, एक रूल डिफाइन किया कि आज के बाद हम एक रूल डिफाइन करते हैं कि अगर कोई नंबर p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए और p और q दोनों के दोनों जो हैं वो इंटीजर हो और जो नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ज़ीरो हो गया तो समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, और हम तो बात ही फाइनाइट की कर रहे हैं, अनडिफाइंड का तो तस्वर भी नहीं है यहाँ पे। ओके हो गया। तो उन्होंने फिर ये जो नंबर्स थे p ओवर q की फॉर्म वाले नंबर्स, उनका नाम रखा रैशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो, रेशो कहते हैं जो बटे में लिखे हो, ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स की रेशो, फॉर्म सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये जो p ओवर q है ये असल में रेशो है दो नंबर्स की, जिसको हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ये सारे नंबर्स जो हैं 1/2, 2/3, 3/5, इस तरह के जितने नंबर्स हैं ये तमाम नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अकेला 3 लिखा हो ये भी रैशनल है। उसकी वजह आप इसको 3 को लिख सकते हैं 3/1। 5 लिखा हुआ है, 5 को लिखा जा सकता है 5/1। तो ये p बन गया, ये q बन गया। देखो दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं, बिल्कुल हैं। क्या q जीरो है? बिल्कुल भी नहीं जीरो। तो जो दो कंडीशन थी इसकी दोनों पूरी है। इसका मतलब जो सिंपल 5 लिखा है वो भी रैशनल नंबर है। ओके, उसके बाद फिर ज़िंदगी के मामलात ऐसे ही बड़े आगे, लोगों ने ऐसे ही अपने कारोबार जो है वो चलाना शुरू किए, कैलकुलेशंस होनी होगी, शुरू होगी कैलकुलेशन। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, सम ईयर्स, फिर एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा उनको। और वो प्रॉब्लम कैसी थी? वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी कि इससे पहले जितनी भी इक्वेशंस आती थी वो ऐसे ही थी, x² इज इक्वल टू 9 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, कैंसिल होके x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। लेकिन उनको क्या पता था कि एक ऐसी इक्वेशन सामने आई, x² इज इक्वल टू 5। जब इसको सिंप्लीफाई करने गए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ये तो कैंसिल हो गया, सर पकड़ के बैठ के इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि इनका तो उनके पास सोल्यूशन ही नहीं था। फिर सोचा, फिर इसके बारे में फोकस किया, गौर किया, और एट द एंड एक रूल बनाया। और वो रूल ये था कि वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं होता, इट मींस वो नंबर p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नॉट इक्वल टू p ओवर q। क्योंकि p ओवर q का मतलब है आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब स्क्वायर रूट 5 या स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, उसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये तमाम नंबर जो है इनका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये तमाम नंबर जो है इन सब को इकट्ठा करके एक ग्रुप में रखा, एक सेट में रखा, और उसका नाम रखा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। और ये जितने भी नंबर्स बनते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, और इसी तरह सिंपल पाई जो है, अब पाई की दो डिफरेंट आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। एक पाई की वैल्यू है 22/7 और एक पाई की वैल्यू है 3.1416 एंड सो ऑन। अगर आप बात करें 22/7 वाली वैल्यू की तो ये रैशनल है, ये क्या है? रैशनल है। लेकिन जो सबसे बेस्ट वैल्यू इस वक्त अवेलेबल है मार्केट के अंदर पाई की, वो ये वाली है 3.1416।
अगर आपसे वैल्यू सिंपल पाई के बारे में पूछा जाए कि पाई क्या चीज़ है, रैशनल है या इररैशनल है, तो आपके माइंड में होना चाहिए ये 3.1416 ऑन वाली वैल्यू की बात कर रहा है, क्योंकि अगर 22/7 की करनी होगी तो वो लिख के देगा आपको पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर इन जनरल बात करें सिंपल पाई, तो फिर वो आपको अंडरस्टूड होगा कि वो 3.1416 वाली वैल्यू का जिक्र कर रहा है। तो ये जो पाई की वैल्यू है ये इररैशनल है, ये इररैशनल है। लेकिन जो 22/7 है ये रैशनल है, और जो सबसे बेस्ट वैल्यू है इस वक्त वो 3.1416 वाली है। ओके, और ये आगे हम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर को कैसे रैशनल और इररैशनल कहना है। जस्ट आप भी इतना फोकस करें कि रैशनल वो नंबर है जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और इररैशनल वो नंबर है जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना है कि पाई भी इररैशनल नंबर है। और ये नोट भी लिखा है नीचे कि फॉर एच प्राइम नंबर एन, कोई प्राइम नंबर हो तो अगर आप उसका अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमेशा इररेशनल नंबर होता है, ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रैशनल और इररेशनल ये दोनों नंबर जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से ज़रा बराबर भी आपस में इनका रिलेशन नहीं है। रैशनल बिल्कुल अलहदा हैं और इररेशनल बिल्कुल सेपरेट हैं उनकी निस्बत। तो जब इन दोनों सेट्स को मिलाएं, यानी इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लें, तो वहाँ से एक ग्रैंड सेट आपको मिलता है, एक बड़ा सेट आपको मिलता है जिसका नाम सेट ऑफ रियल नंबर है। तो यही हम आज स्टडी करना था कि व्हाट इज सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। और ये चीज़ जहन में रखनी है आपने कि चूंकि दोनों सेट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो होता ही कॉमन एलिमेंट्स का सेट है, इसलिए वो जो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में है ही कोई नहीं, तो फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है, और जो इन दोनों का यूनियन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। पाई इज अ फेमस इररेशनल नंबर है। ई जो है इज कॉल्ड आइलर नंबर, और उसकी वैल्यू 2.7182, पहले 4 डिजिट आप इसके याद कर सकते हैं। और फाई जो है वो गोल्डन रेशो है 1.6180 एंड सो ऑन। तो ये 3 नंबर्स की वैल्यू और इनके बारे में इनका नाम और जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। जी बेटे, यहाँ तक जो हमने आज तरतीब एक पढ़ी है, किस तरह से ये पूरा सिस्टम ऑफ रियल नंबर जिसको डेवलप होने में कई सदियाँ लगी, ये किस तरह से डेवलप हुआ, इसके बारे में किसी के जहन में कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ नहीं आई, एंड यू कैन टॉक विद मी, एनीवन। जी बेटे, क्लियर है ये सब कुछ? सर जी जितना भी आपने पढ़ाया है जी बेटे, ये सारा हमने याद करना है? बेटे बिल्कुल याद कर लें। ठीक, ये जितनी डेफिनेशन, जितनी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। चलिए ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट मंडे को है। यस सर। ओके, चले जी यार, इन दोनों लेक्चर की अटेंडेंस जो है ना वो मुझे आपने सेंड करनी है, और तरतीब से रोल नंबर लिखने हैं इनके। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर एक तरतीब से लिखें, और जिनका सिर्फ नाम लिखा है उनका आपने रोल नंबर उनसे पूछना है, और जो को 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको अपने रोल नंबर का नहीं पता, वो मुझे आपने मेल भी सेंड कर देना। ठीक है। और इसके बाद बेटे ये जो लेक्चर्स होंगे ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दूंगा, और लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप उस लिंक के ज़रिए जो है वो उस लेक्चर को सुन सकते हैं जब आपका दिल चाहे। ये रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होगी। और जो मेरा चैनल है उसका नाम है बेटे बेस्ट स्कॉलर्स, ये चैनल का नेम है, और इसका मोनोग्राम जो है वो मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सब ने इसको सब्सक्राइब कर लेना है बेटे, और जो भी डायरेक्ट लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी बेटे, मैं लिंक शेयर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन इस चैनल को आप सब ने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब भी फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा, तमाम के तमाम लेक्चर डे बाय डे जो हैं वो आपके वहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटे, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अल्लाह